So, good evening everyone. Welcome to Azure for Tech. आज बेसिकली अपन लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। लेकिन उसके पहले सोम के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब बेसिकली क्या है, सोम में और स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको भी मालूम है, तो वो मिलते जुलते ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज वैसे ही लेट हो गया, आपका सेशन थोड़ा सा डिले हो गया है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। क्या कह रहा है, फ्रेम है ABCD इज सपोर्टेड बाय अ रोलर एट ए सपोर्ट। इस ए सपोर्ट पर क्या लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, एंड ऑन अ हिंज एट सी, और सी पर क्या लगा हुआ है, हिंज लगी हुई है। सी पर क्या है, हिंज, एज शोन इन द बिलो। आपसे पूछ रहा है द रिएक्शन एट द रोलर एंड ए इज गिवन बाय। तो ए पर आपको रिएक्शन बतानी है, ठीक है। ए पर आपको क्या करना है, रिएक्शन बतानी है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। रिएक्शन एट ए पॉइंट पर रिएक्शन आपने बतानी है, ठीक है। तो आंसर का वेट कर रहा हूं मैं आपके, जल्दी से आंसर कीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट का आंसर आ भी गया है। ठीक है, तो 0 आएगा आंसर। पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि भैया यहाँ पर क्या है, ये रोलर सपोर्ट है, और रोलर क्या है आपका, वर्टिक इस तरीके से। तो यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन तो आएगी नहीं, रिएक्शन कैसी आएगी, अगर आएगी भी तो हॉरिजॉन्टल। कैसी रिएक्शन आएगी, हॉरिजॉन्टल। तो मान लेंगे कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो इस तरह से आने वाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस सी पॉइंट के अबाउट क्या कर देंगे, मोमेंट को जीरो कर देंगे, या मोमेंट को, हाँ मोमेंट को जीरो कर दो आप, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्शन आएंगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने से होगा नहीं। तो सी पॉइंट के अबाउट हम ये देख रहे हैं कि इस पी की वजह से कैसा मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज PL/2। इसकी वजह से कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज PL/2। तो नेट मोमेंट ऑलरेडी जीरो है, और जब नेट मोमेंट जीरो है तो यहाँ जो रिएक्शन है उसकी जरूरत नहीं है। बट स्टिल फिर भी अगर मैं मोमेंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं इस आर की वजह से कितना लिखूंगा, R/L प्लस ये वाला मोमेंट कितना है, क्लॉकवाइज है PL/2, ये वाला क्या है, -PL/2, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू 0। क्या कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने इस समय जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द शियर फोर्स डायग्राम फॉर एन ओवरहैंग बीम। ये कोई ओवरहैंग बीम है, और हमें वो ओवरहैंग बीम दी हुई नहीं है, हमें मालूम नहीं कि किस तरह की ओवरहैंग बीम है, ठीक है। सपोर्टेड एट ए एंड सी एज शोन इन द फिगर। और ये क्या है, ए पर और सी पॉइंट पर सपोर्टेड है। इसका मतलब क्या है, सिंगल ओवरहैंग है। इसका मतलब क्या है, सिंगल ओवरहैंग है। केवल CD पोर्शन जो है वो ओवरहैंग है, क्योंकि ए पर तो क्या है, सपोर्ट है। तो हम क्या करते हैं, ए पर सपोर्ट बना लेते हैं, यहां पर सपोर्ट बना ली, और यहां भी मैंने सपोर्ट दिखा दी। कह रहा है डिटरमाइन द लोडिंग एंड हैंस ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपको जो है वो SFD बना हुआ है, SFD आपके पास है, आपने यहाँ से लोड डायग्राम बनाना है, और लोड डायग्राम बनाने के बाद में क्या करना है, BMD बनाना है। जरा थोड़ा सा ट्राई कीजिए, तब तक मैं ये आज थोड़ा सा अपनी कैमरा क्वालिटी जो है वो बढ़िया नहीं हो रखी है, इसी वजह से क्लास थोड़ा डिले भी हुई, मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी से फटाफट आप लोग जो है वो ट्राई कीजिए क्वेश्चन को।
थोड़ा सा पढ़िए आप क्वेश्चन, एटलीस्ट हल्का सा ट्राई तो कीजिए, थोड़ा सा आपको कुछ तो आइडिया लगे क्वेश्चन का क्या है, ठीक है, फिर हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए सबसे पहले तो क्या है आपके पास, आप ये कह सकते हैं कि सर खुद ही हमें सवाल में गिवन है, इसके बराबर एक लाइन बना लेंगे और आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सपोर्ट दिखा देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है एसएफडी बनाने का रूल क्या होता है, एसएफडी बनाने का शॉर्टकट मैंने आपको सिखा रखा है। एसएफडी का शॉर्टकट ये होता है, पहली बात कि जहां पर शेयर फोर्स में सडन चेंज आता है, जहां पर शेयर फोर्स में सडन चेंज आता है वहां पर क्या होता है, पॉइंट लोड लगा होता है। क्या होता है, पॉइंट लोड, या फिर कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, या तो पॉइंट लोड होगा या वहां पर क्या होगी, कोई रिएक्शन होगी, क्योंकि रिएक्शन भी आपका क्या करता है, पॉइंट लोड की तरह बिहेव करता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो आपका एसएफडी का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एसएफडी जिसको हम लिखते हैं डीबी बाई डी एक्स, ये क्या देता है, लोड इंटेंसिटी देता है। क्या देता है, लोड इंटेंसिटी। अब आप याद कीजिए कि अगर आपके पास कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती, मान लीजिए यही, जिसके मिड पॉइंट पर अगर 10 किलो न्यूटन का लोड लगता, ठीक है, मान लो ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो आप क्या करते कि सर यहाँ पर 5 की रिएक्शन आती और यहाँ पर भी 5 किलो न्यूटन की रिएक्शन आती। तो जब आप इसका एसएफडी बनाते, जब आप इसका एसएफडी बनाते तो क्या होता कि सर यहाँ पर सीधे हम लोग 5 की वैल्यू ऊपर जाती, यहाँ तक कांस्टेंट रहती, फिर हम नीचे 10 नीचे जाते, फिर इस तरह से। तो यहाँ पर ये सडन वैल्यू ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन है। यहाँ पर ये वैल्यू सडन से यहाँ पर क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि पॉइंट लोड है। फिर यहाँ से ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे, कि इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहाँ पर ये 7 किलो न्यूटन का लोड है, इसका मतलब यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही होगी, यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही होगी ऊपर की ओर, और इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 7 किलो न्यूटन। ये पॉइंट समझ में आ गया, 7 किलो न्यूटन की रिएक्शन यहाँ पर लग रही होगी, ठीक है, इसलिए। फिर आप देखिए कि ये जो एसएफडी है, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन खींच दूं तो इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो मुझे लोड इंटेंसिटी देगा। तो यहां से हम निकालेंगे dv बाई डी एक्स स्लोप इज इक्वल्स टू, तो वो कितना होगा, ये जो वैल्यू बचेगी यहां से यहां तक, ये वैल्यू, ये कितनी होगी, 7 माइनस 1 कितना होगा, 6। ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 6 होगी, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी 6। और ये डिस्टेंस कितनी है, 3, तो ये रहेगा 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर इसका स्लोप मिलेगा यूडीएल। तो डब्ल्यू आपको मिल रहा है, डब्ल्यू आपको मिल रहा है, तो यहां तक पहले आप डब्ल्यू बना दो, यानी ठीक है। तो दिस इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। जल्दी बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। अब यहां पर देखिएगा अगेन, यहां पर थे हम और यहां से सडनली यहां पहुंच गए, इसका मतलब बी पॉइंट पर क्या है, पॉइंट लोड है, और वो पॉइंट लोड कितने का होगा, तो ये ऊपर वाली वैल्यू है 1 और नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 3। तो सडनली कितने का चेंज आया, 4 का, इसका मतलब यहां पर क्या लगा है, 4 का पॉइंट लोड लगा है। तो आप क्या कर देंगे, यहां पर एक पॉइंट लोड लगा देंगे 4 किलो न्यूटन का, 4 किलो न्यूटन का क्या लगा देंगे, पॉइंट लोड लगा देंगे। यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे फिर क्या हो रहा है, आपका जो एसएफडी है वो लीनियरली चेंज हो रहा है। तो ऐसा मत कर देना कि यहां से जो यूडीएल लगाया वही आगे चिपका दिया, इत्तेफाक हो सकता है कि दोनों सेम आए, दोनों अलग भी आ सकते हैं। आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, स्लोप चेक करना पड़ेगा, यहां पर भी स्लोप चेक करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी है, 9 और ये कितनी है, 3। तो यहां पर चेंज आया कितने का, 6 का, और किस में, 3 मीटर में।
तो 3 मीटर में 6 का चेंज आया तो 1 में कितने का आएगा, अगेन 2 का। तो स्लोप यही तो हो गया 6/3 इज इक्वल टू 2। तो इसका स्लोप भी क्या है, 2 है। यानी कि सेम यूडीएल, यानी कि सेम यूडीएल आपका क्या हो गया, आगे कंटिन्यू हो गया यहां तक, यहां तक आगे क्या हो गया, ये कंटिन्यू हो गया यूडीएल। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पर, अब देखिएगा यहां पर अगेन क्या हो रहा है, आप इस पॉइंट पर थे और इस पॉइंट से सीधे यहां पहुंच गए, तो कितने का चेंज आ रहा है, तो 9 तो भैया ये वैल्यू है और 3 है 12। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो रिएक्शन आएगी वो कितनी मिल रही होगी आपको, 12 किलो न्यूटन। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कितनी होगी, 12 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि इसके बाद में एसएफडी का स्लोप क्या है, 0। और जब एसएफडी का कोई स्लोप 0 होता है तो वहां पर कोई यूडीएल नहीं होता है, यानी कि यहां से यहां तक कोई लोड नहीं होगा। फिर आप कांस्टेंट यहां पर चल रहे थे और सडनली आप नीचे आ गए, तो किसकी वजह से, इस पॉइंट लोड की वजह से। तो यहां पर क्या लग रहा है, 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। तो भैया जिनका लोड डायग्राम ये आया वो मेरी तरफ से अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका लोड डायग्राम ये बना और बिल्कुल सही बना, वो मेरी तरफ से अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं अगर आप इसका लोड डायग्राम बना सकते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका बीएमडी बनाना है। और अगर लोड डायग्राम बन गया तो बीएमडी बनाने में तो फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है, फिर तो कुछ है ही नहीं। यहां तक जल्दी बताइए, कोई भी दिक्कत है किसी को, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ, फिर हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। नीलेश जी क्लास में बने रहिएगा, क्लास के बाद में आपको नंबर मिल जाएगा, क्लास के बाद में आपको नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी। अब देखिए भैया, यही बना है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, डी पे 3 किलो न्यूटन आएगा ना, ये पॉइंट ए था, ये बी था और ये सी था और ये डी था, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बीएमडी के लिए क्या करेंगे। मान लो बच्चे अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होती, यहां तक सिंपली सपोर्टेड होती तो क्या बनता, ये पैराबोला बनता। लेकिन इसके आगे इसका बिहेवियर क्या है, कैंटिलीवर की तरह है। ओवरहैंग किसकी तरह होता है, कैंटिलीवर। वहां पर क्या होता है, हॉगिंग मोमेंट होता है। और आपको मालूम है किसी सपोर्ट पर जितना मोमेंट राइट से होगा उतना ही मोमेंट कहां से होगा, लेफ्ट से होगा। जितना मोमेंट राइट से होगा उतना मोमेंट क्या होगा, लेफ्ट से होगा, बैलेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये मोमेंट इधर होगा और ठीक है, ठीक है। तो डायग्राम जो बनता है इसका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका जो बीएमडी बनता तो वो कैसा बनता आपके पास, ये कुछ ऐसा। और इसके आगे का जो डायग्राम बनता पॉइंट लोड की वजह से क्या होता है, ये ऐसा होता है। लेकिन राइट में जो है ये निगेटिव है और लेफ्ट में पॉजिटिव है, जबकि दोनों साइड से मोमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को ऐसे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा तो यहां पर भी निगेटिव आ जाएगा, जबकि ये क्या है, सिंपली सपोर्ट है, यहां पे तो मोमेंट होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को कुछ ऐसे बनाएंगे, इस तरह से बनेगा, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब ये वाला जो ग्राफ बनेगा आपके पास, ये क्या बनेगा, पैराबोलिक। और ये क्या बनेगा, लाइन। ये क्या बनेगा, लाइन। अब बस एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू जो थी, क्या इस वैल्यू को मैं, ध्यान दीजिएगा,
क्या मैं इस वैल्यू को WL² 8 UDL की वजह से प्लस PL/4, और देखो यहां पर ये जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, तो अभी सुन लीजिएगा पहले कंप्लीट। और ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, दिस वैल्यू विल बी, ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो ये वैल्यू आएगी 6 किलो न्यूटन मीटर, तो -6 किलो न्यूटन मीटर। क्या मैं ऐसे करके निकाल सकता हूं कि यूडीएल की वजह से वैल्यू आती WL² 8 प्लस पॉइंट लोड की वजह से आती PL/4, और फिर मैंने क्या कहता, ग्राफ को नीचे खिसका देना 6 से, क्या मैं ऐसे वैल्यू निकाल सकता हूं? जल्दी बताइए, क्या मैं इस तरह से वैल्यू निकाल सकता हूं शॉर्टकट जल्दी से करना चाहूं तो? ठीक है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। पॉइंट सी पर पहले थोड़ा सा ऊपर जाके तब लीनियर होगा। नहीं भैया, राइट साइड से मोमेंट लिखोगे ना, हॉगिंग है, ऊपर क्यों जाएगा, नीचे ही रहेगा। सर सही तो लग रहा है, जो कह रहे हैं यस और जो कह रहे हैं नो, एक्सप्लेन करो। जिनका आंसर नो है कि ऐसा नहीं कर सकते, बताइए ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये था, तो ये जो वैल्यू थी ये होती है आपके पास WL² 8 और प्लस PL/4, और फिर इसको खिसका दो नीचे। अब आप समझे क्यों वैसा नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल। अब देखो, अगर ये वैल्यू होती, इतना मैं लिखता और फिर इसको 6 से नीचे ले आता, तो लेफ्ट साइड में ये वैल्यू आनी चाहिए थी ना, बट ये नहीं आ रही, ग्राफ ऐसे नहीं बन रहा। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल बिकॉज यहां पर 12 किलो न्यूटन की रिएक्शन है और यहां पर 7 की है। ये काम आप तब कर सकते थे, ये काम आप तब कर सकते थे जब ऐसा होता। कैसा होता? जब ये इस तरीके से होता कि मान लीजिए इधर भी पॉइंट लोड लगा होता 3 का, और इधर भी 3 का पॉइंट लोड लगा होता, ये 2 मीटर होती, ये 2 मीटर होती, और यहां पर यूडीएल लगा होता आपका। सही है, तब आप कर सकते थे कि सर क्या कीजिए कि यहां पर एक पी लोड भी लगा दीजिएगा, ठीक है, और यहां पर ये निगेटिव दिखाइए और यहां पर ये निगेटिव दिखाइए। ठीक है भाई, तो यहां पर क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हम इसको ऐसे नीचे ले जा सकते थे। ठीक है, अब देखो, इधर निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो यहां पर वो फंडा सही लगता, यहां पर वो फंडा सही लगता, बट वो क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए हम वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी जल्दी में इस तरह से गलती हो सकती है, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर मिड पॉइंट पर वैल्यू निकाल लीजिए। तो मिड पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी मोमेंट की वो कितनी आएगी, तो यहां पर जो मोमेंट निकल कर आएगा, मान लीजिए बी पॉइंट है, तो बी पर जो मोमेंट आएगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये तो गलत हो गया। तो बी पर जो मोमेंट आएगा वो आएगा 7 इंटू, ये डिस्टेंस कितनी है 3, 7 इंटू 3 सैगिंग माइनस 2 इंटू 3 2। ठीक है, क्योंकि ये 3 मीटर डिस्टेंस है ना। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वॉइस परफेक्ट है? बता दीजिएगा अगर आवाज तेज करनी हो, बाहर के शोर की वजह से कम कर रखी है। तो देखिएगा 7 इंटू 3, और इस 2 की वजह से लोड कितना होगा 2 इंटू 3 का, और कहां लगेगा 3/2 पर लगेगा, 3/2 पर लगेगा।
तो रहेगा 21 माइनस 9, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 किलो न्यूटन मीटर का जो है आपका ये बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलेगा? जहां पर शेयर फोर्स 0 होता है या साइन चेंज करता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी है, यहीं पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यही मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहो तो इन जनरल कोई जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हो किसी एक्स पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की, और आप उससे भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस प्रॉब्लम को आप बाद में खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। यहां हमने क्या सीखा कि आप एसएफडी से लोडिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहां पर हम एक चीज और ट्राई करते हैं कि क्या हम एसएफडी से डायरेक्टली बीएमडी बना सकते हैं। क्या हम एसएफडी से डायरेक्टली बीएमडी बना सकते हैं? मान लीजिए हमें ये वैल्यू दी हुई थी 7, ये वैल्यू दी हुई थी 1, ये वैल्यू दी हुई थी 3, ये वैल्यू दी हुई थी 9, ये वैल्यू दी हुई थी 3, और ये डिस्टेंस थी 3 मीटर, ये वैल्यू थी टोटल, ये भी 3 मीटर, और ये वैल्यू हमें दी थी 2 मीटर। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो बीएमडी का स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? शेयर फोर्स। तो डीएम बराबर क्या देगा? वी डी एक्स। डीएम बराबर क्या होगा? वी डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूं तो तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ एसएफडी। तो एसएफडी का जो एरिया होता है वो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट देता है, बेंडिंग मोमेंट में चेंज। तो देखो पहले अगर मुझे बीएमडी बनाना है तो मैं इसको थोड़ा सा जरा मिनिमाइज कर दूं, थोड़ा सा रिसाइज कर दूं, इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर बेंडिंग मोमेंट आपका ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी, दिस इज डी। ए पर बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हिंज है, क्योंकि हिंज है। अब देखिए ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये एरिया क्या देगा मुझे? सीधे सीधे यहां का बेंडिंग मोमेंट देगा, यहां का बेंडिंग मोमेंट। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ समांतर भुजाओं का योग 7 + 1 गुणा बीच की दूरी 3। तो 7 और 1 8, 8/2 4, और 4 तिया 12। तो ये वैल्यू मुझे सीधे सीधे कितनी मिल गई? 12 मिल गई। ये वैल्यू सीधे सीधे मुझे क्या मिल गई? 12। ओके, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके पास एसएफडी कितना होगा या शियर फोर्स की बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो ये एरिया मुझे क्या देगा? सीधे सीधे यहां से यहां तक का चेंज देगा। तो यहां पर 0 है तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा? यहां का बेंडिंग मोमेंट। मतलब ये जो वैल्यू है इट इज बेसिकली एम बी माइनस एम ए इज इक्वल टू, चेंज यही तो होगा भाई। ए पर मोमेंट एम ए था, ए पर मोमेंट क्या था? एम ए। तो बी पर एम बी, तो एम बी माइनस एम ए जो होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। अब ए पर बेंडिंग मोमेंट तो 0 है, तो सीधे सीधे मुझे क्या मिल गया? बी पर ये बेंडिंग मोमेंट मिल गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 12। जिसकी वैल्यू कितनी है? 12 है।
ठीक है। अब हम चाहते हैं इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके पास सी, ये है बी, ये है ए, और ये पॉइंट क्या है, डी है। अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, डी पर बेंडिंग मोमेंट माइनस सी पर बेंडिंग मोमेंट। क्यों? क्योंकि डी बाद में आ रहा है ना, तो डी पर मोमेंट माइनस सी पर मोमेंट बराबर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है 6। अब हमें मालूम है डी क्या है, फ्री एंड है, तो वहां पर मोमेंट क्या होगा, 0 0। इसका मतलब सी पर जो मोमेंट आया, इसका मतलब जो सी पर मोमेंट आया, इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां से जो सी पर मोमेंट आया वो क्या आया, -6। सी पर मोमेंट कितना आया, -6। तो -6 कहां बनेगा, नीचे, ये हो जाएगा आपके पास 6। अब आपको मालूम है पॉइंट लोड के लिए बीएमडी कैसा बनता है, ऐसा, और यूडीएल के लिए कैसा बनता है, पैराबोला। ठीक है, तो यहां से यहां जाइए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, सी पर आप इस तरीके से भी मोमेंट निकाल सकते थे, सी पर मोमेंट इस तरह से भी निकाल सकते थे, कैसे, सी पर आप चाहते तो ऐसे भी मोमेंट निकाल सकते थे कि सी पर मोमेंट माइनस ए पर मोमेंट इज इक्वल टू, तो यहां से लेके यहां तक का टोटल एरिया, तो ये वाला एरिया तो ऑलरेडी मालूम है कितना, प्लस का 12, माइनस ये वाला एरिया निगेटिव, ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड, तो 9 + 3, दिस इज 9, दिस इज 3, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 3, तो ये कितना रहेगा 12 माइनस, अब देखो 9 3 12, 12 का आधा 6, 6 3 18, ठीक है, तो 12 माइनस 18 कितना हो गया, माइनस का 6। तो यहां से भी आपने देखा कि सी पर जो मोमेंट आया वो क्या आया, माइनस का 6 आया। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एसएफडी बीएमडी में जो भी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है वहां पर बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। कोई ऐसा एसएफडी बीएमडी नहीं किया जो हमने छोड़ा हो, ठीक है। तो ये और ये सब करने में मजा भी आता है, मतलब यहीं से फील आती है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से फील आती है सब्जेक्ट्स की। सर क्या मेंस में ऐसे बीएमडी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल है। आप चाहो तो राइट में लिख देना खोपचे में कहीं पर कि ये कॉन्सेप्ट लिख दो कि आपने कैसे बनाया है, ठीक है, यहां पर लिख देना, ये डेफिनेशन लिखना, इसको इसके बराबर कर देना और लिख देना चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बराबर एरिया ऑफ एसएफडी। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेंस में भी, मेंस में भी कर सकते हैं, इक्वली वैलिड है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा पीडीएफ में, 4 पेज में है, जिसको हमने इतना शॉर्ट तरीके से कर लिया। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसको आप स्ट्रक्चर और सोम दोनों का कह सकते हो, जिसको आप स्ट्रक्चर और सोम दोनों का कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर क्या कह रहा है, इफ a H shaped frame of uniform flexural rigidity EI is loaded as shown in the figure। तो यहां पर ये H शेप का आपके पास क्या है, एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ठीक है, विच इज लोडेड एज शोन इन द फिगर। तो इस पर लोड लगाया गया है, और लोड कैसे लगाया गया है कि यहां पर ये लोड आर आपको ये दिख रहा है, और यहां पर ये लोड आर आपको ये दिख रहा है, ये लोड्स दिख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से था, और इस पर अंदर की ओर लोड लगाया तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे था सीधे, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये वाले एंड पास हो जाएंगे और नीचे वाले एंड क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, नीचे वाले एंड कहां जाएंगे, दूर जाएंगे। तो आपसे कह रहा है द रिलेटिव आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट्स के एंड ओ। तो ये आई और एम, आई एम ये तो अंदर की ओर जाएंगे, तो ये के और ओ क्या करेंगे, बाहर की ओर जाएंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इनका आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट पूछा है, रिलेटिव आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऑप्शन जो है वो आपके सामने ये रहे, ऑप्शन जो है वो ये है, ठीक है भाई। चलिए तो ट्राई कीजिए फटाफट, मैं इसको इतने यहां पर दोबारा से बनाता हूं। तो हमारे पास जो फ्रेम है वो इस तरह से फ्रेम है, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है आपके पास आर, ये फोर्स लग रहा है आर, और दे आर इन द सेम लेवल। तो ये भी लग रहा है आपके पास आर, ठीक है भाई। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये हाइट हमें दे रखी है h, और ये हाइट भी हमें दे रखी है h, और इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है l। ये डिस्टेंस दी हुई है हमें l, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, इसका मूवमेंट ये ऐसे हो जाएगा। चलो इसको, इसके साथ खेलने से पहले इसको हम यहां बना ले कॉपी करके। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी ऐसे तो होगा, बट समस्या क्या है, बट समस्या क्या है कि यहां पर ये एक रिजिड जॉइंट है, और रिजिड जॉइंट की खासियत ये होती है कि वहां पर एंगल डिफॉर्मेशन के बाद भी अगर पहले 90 था तो बाद में भी 90 ही रहेगा। तो इस एंगल को मेंटेन करने के चक्कर में, इस एंगल को मेंटेन करने के चक्कर में ये आपका क्या होगा, इन फोर्स की वजह से यहां पर मोमेंट आएगा इस तरह से, और यहां मोमेंट आएगा इस तरह से, तो क्या होगी, सैगिंग होगी। तो ये जो पोर्शन है ये आपका इस तरह से हो जाएगा और ये उड़ जाएगा, जिससे क्या हो कि यहां से ये टेंजेंशियल और ये टेंजेंशियल, यानी कि ये एंगल अगर पहले 90 था तो अभी भी क्या रहे, 90 ही बना रहे। सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है भैया। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, स्लोप आएगा, ठीक है। तो ये स्लोप किसकी वजह से आएगा, क्योंकि यहां पर जो मोमेंट आएगा इधर से वो भी आएगा r इंटू एच। मैं सारी खिचड़ी यही नहीं पकाता, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अगले पेज पे ले जाते हैं, ताकि जो पहली बार इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हम लोग गायब कर देते हैं, जैसे इसको गायब कर दो, ठीक है, इसको गायब कर दो, एक ही साइड से काफी है, इसको भी गायब कर दो, और इसकी जगह पर यहाँ क्या रहेगा, r इंटू एच का मोमेंट लगेगा, और इसी तरीके से राइट से भी इसको हटा दो, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक r इंटू एच का मोमेंट लगेगा, मोमेंट लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि रोटेट होने से पहले ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये ऐसे था। रोटेट होने के बाद में ये ऐसे आ गया, ठीक है, और ये लाइन जो ऐसे थी वो आपके पास ऐसे चली गई। तो बेटा इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, थीटा होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री, तो अगर ये थीटा से रोटेट किया, इनके बीच में पहले भी एंगल 90 था और बाद में भी एंगल 90 ही है, ठीक है। तो जब दो बार इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कनेक्टेड है,
ठीक है, और रिजिड जॉइंट है तो जितने एंगल से वर्टिकल घूमेगा उतने से ही हॉरिजॉन्टल घूमेगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका क्या बन के आएगा, थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, ये वर्टिकल डिस्टेंस ये हो जाएगी डेल्टा इज इक्वल्स टू एच इंटू थीटा। डेल्टा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास एच इंटू थीटा। नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, अभी चिंता मत कीजिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू रहेगा एच इंटू थीटा। एच क्या है ये, एच क्या है ये, और इसे हम लोग करते थे यार सेम चीज। अभी हमने इस तरह की प्रॉब्लम की थी ना कि अगर एक ये कैंटिलीवर बीम है और अगर लोड पॉइंट लोड यहां लगा हुआ है तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये ऐसे जाएगा और इसके बाद में ऐसे आएगा। तो ये वाला डेल्टा कैसे निकालते थे हम, ये वाली डिस्टेंस x और x इंटू थीटा, यही तो करते थे। तो सेम टाइप की कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है, सेम टाइप की ही कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जादू जी पैराबोला की कॉन्केविटी चेक करने के एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, थीटा बराबर होता है, जिस तरफ मोमेंट लगा है उधर की वजह से होता है ml/3ei और अपोजिट साइड की वजह से होता है ml/6ei। देखो दोनों साइड में मोमेंट सेम लगा है, तो इस पॉइंट पे थीटा इसकी वजह से क्या होगा ml/3ei और इस वाले की वजह से क्या होगा ml/6ei। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दोनों को ऐड करोगे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा ml/2ei। ml/2ei ये क्या देगा, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, जहां m की वैल्यू कितनी है RH, जहां m की वैल्यू कितनी है RH है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू एच इंटू थीटा, वेयर थीटा इज ml/2ei, वेयर m की जो वैल्यू है बेटा वो है r इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा, r h l स्क्वायर अपॉन 2ei, उल्टा हो गया, r l h स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा r l h स्क्वायर अपॉन 2ei। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि हम इतने बड़े बॉन्ड हो कि पहली बार में इस सवाल को कर देंगे ना, पहली बार में आएगा तो छोड़ दिया, लेकिन अब अगर करके जा रहे हो एग्जाम में तो नहीं बचना चाहिए। ठीक है, और इस तरह के दूसरे भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है, इसमें चेंजेस ये हो सकते हैं कि एक ही साइड का डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, ये कितना दूर जा रहे हैं इसके बजाय ऊपर वाले कितना पास आ रहे हैं, या कह दे कि अब इनके बीच में अब कितनी डिस्टेंस पर रह गए। तो पहले कितनी डिस्टेंस पर थे, एल पर थे, तो जितने से ये बाहर जा रहा है उतने से ही ये वाला पॉइंट अंदर आ रहा है, जितने से ये वाला बाहर जाएगा उतने से अंदर जाएगा। तो l-2 डेल्टा कर दोगे तो इनके बीच की रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी। इनके बीच की फाइनल डिस्टेंस पूछ सकता है तो l+2 डेल्टा हो जाएगा। तो फाइनल डिस्टेंस नहीं पूछी, रिलेटिव मूवमेंट पूछा है। तो रिलेटिव मूवमेंट क्या होगा कि पहले ये दोनों यहां पर थे इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, डेल्टा का इधर और डेल्टा का उधर, डेल्टा का इधर और डेल्टा का उधर। आप समझ रहे हैं, तो दोनों का आपने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा रिलेटिव के लिए। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा 2 डेल्टा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बच गए यहां पर। अगर इसी में ऑप्शन नंबर 1 में या किसी और में 2 कर रखा होता तो कुछ स्टूडेंट उसको भी टिक कराते, भूल जाते लास्ट में इस तरह का सवाल करते करते भूल जाते हैं। ठीक है, तो 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वन लास्ट टाइम इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह का फ्रेम आपके पास था। तो यहां से पहला पॉइंट आपने जो याद रखना वो ये रखना है कि रिजिड जॉइंट की एक खास बात होती है कि अगर इसके मेंबर के बीच में एंगल रोटेशन से पहले
रोटेशन से पहले अगर एंगल 90 डिग्री है तो रोटेशन के बाद भी एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। इसलिए अगर वर्टिकल मेंबर ऐसे आएगा तो हॉरिजॉन्टल मेंबर ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। इसको आप एनिमेशन से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको रोटेट कराऊं ठीक है, ये पूरा सिस्टम इस तरह से एक साथ रोटेट करेगा। तो मान लीजिए जो वर्टिकल है उसे अगर हॉरिजॉन्टल कर दें तो जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो जाएगा, तो जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो गया तो कितने से रोटेट किया, 90 से। तो जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल बन गया तो वो भी कितने से रोटेट किया, 90 से। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपने बहुत ज्यादा याद रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वर्टिकल मेंबर इस तरीके से रोटेट कर जाए तो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर कैसे जाएगा, ऐसे। लेकिन मजबूरी ये है कि राइट में भी मेंबर इस तरह से है, वो वाला मेंबर इस तरीके से जा रहा है, तो इधर से भी क्या करेगा, इस तरह से जाएगा। तो बीच वाला मेंबर लेकिन है क्या, बीम, तो वो इस तरीके से क्या रहेगा, बीम इस तरह से रोटेट कर देगी। बीम आपकी इस तरीके से क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, ठीक है भैया। बीम आपकी क्या कर जाएगी, इस तरह से रोटेट। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा आपके पास, जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो इसे भी गायब कर दो, इसे भी गायब कर दो, और फाइनल स्ट्रक्चर आपके पास हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इसी को समझना है आपने, और फिर डेल्टा बराबर एल इंटू थीटा लगा देना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले सवाल कर लें, पढ़ लें। काफी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें पहले बहुत चीजें करवा रखी हैं इसमें। जैसे कंसीडर द बीम ए बी एज शोन इन द फिगर बिलो। कोई बीम ए बी है, यहां से यहां तक कि ए बी बीम हमारे पास है। कह रहा है पार्ट ए सी ऑफ द बीम इज रिजिड वाइल पार्ट सी बी हैज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई। ये वाला जो पार्ट है ए सी वो आपका रिजिड है। तो ये जो सॉलिड पार्ट बना रखा है दिस इज रिजिड, दिस पार्ट इज रिजिड, और इसकी जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हमें दे रखी है, तो इतना पार्ट जो है वो आपका रिजिड है, और यहाँ की जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो ई आई है, ई आई है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एट एंड बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट एंड ए रेस्पेक्टिवली। तो बी पर आपसे पूछा है डिफ्लेक्शन, बी पर क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन डेल्टा बी, और ए पर आपसे पूछा है मोमेंट, और ए पर आपसे क्या पूछा है, मोमेंट। ए पर मोमेंट पूछा है और बी पर डिफ्लेक्शन पूछा है। ये सवाल आपको करना है, सारा डेटा आपको गिवन है, ठीक है। जल्दी से ट्राई कर दीजिए, ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसने बोल दिया कि इतना पार्ट रिजिड है, तो रिजिड का मतलब क्या होता है, जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। तो इस पार्ट में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि बेंडिंग नहीं होगी, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, रिजिड रहेगा, ठीक है। इट इज लाइक कि मान लो ये आयरन की रॉड हो और इसके आगे में एक रबर की रॉड लगा दूं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, तो क्या होगा, ये रॉड रबर के आगे क्या रहेगी, रिजिड रहेगी। तो जब मैं उस वाले पार्ट पर, ठीक है, लोड लगाऊंगा तो केवल रबर इसके आगे की डिफ्लेक्ट होगी, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस फिक्स सपोर्ट को आप यहां ट्रांसफर कर दो। अब इसके रेस्पेक्ट में केवल ये वाला पार्ट आपका नीचे जाएगा, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई, ठीक है, पी एल क्यूब अपॉन 3 आई। अब देखो बेंडिंग मोमेंट, मैं आपसे कहूं कि
100 किलो का कोई वेट रखा है, इसको उठाओ। अब भले से 100 किलो का वेट तुमसे ना उठे, लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि तुम कोशिश नहीं कर रहे। आप कोशिश तो कर रहे हो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना फोर्स लगा रहे हो, उठ नहीं रहा, वो एक अलग बात है। उसी तरीके से भले ये रिजिड है, भले ही रिजिड है, बेंड नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर बेंडिंग मोमेंट नहीं है। मोमेंट तो आएगा, और मोमेंट क्या होगा? मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? P, और डिस्टेंस कितनी है? L इंटू एल, 2L। तो जो मोमेंट होगा वो कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज 2L। तो ये रहेगा 2PL। तो 2PL एंड PL क्यूब अपॉन 3EI। तो मेरे ख्याल से जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ सर? क्या बात करो, हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन नहीं कराए मैंने, इतना क्वेश्चन कराया हाइड्रोलॉजी का। आप देखो तो, आप मैराथन क्लासेस देखो, बहुत क्वेश्चंस कराए हैं हाइड्रोलॉजी के मैंने। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन कराए हैं। हाँ, ठंड तो है ही बालक, ठंड तो है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पहले करवाया हुआ है, लेकिन सिर्फ इसलिए लेके आया हूं कि कुछ सवाल एग्जाम में देखने में डरावने होते हैं। ऐसा लगता है कि जने जाने कि वहां पे क्या क्या दिया हुआ है, वहां पर क्या क्या दिया हुआ है, जबकि वो क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं? बहुत इजी होते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये भी कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा था? इफ द फॉलोइंग इक्वेशन एस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम इन स्लाइटली बेंट पोजीशन। ठीक है, ये कोई बीम है जो इस तरीके से क्या हो गई आपकी? बेंट, स्लाइटली बेंट की है। ठीक है, तो यहां पर ये y है और ये डिस्टेंस x है। ठीक है, तो मान लो यहां से डिस्टेंस x है, तो ये कोऑर्डिनेट y है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की है। कह रहा था मिड स्पैन डिफ्लेक्शन ऑफ अ मेंबर शोन इन द फिगर। तो जो मिड स्पैन पर जो डिफ्लेक्शन y है, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फॉर y, आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए। आपको क्या दिए गए हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपने पहचानना है। इनमें से सही ऑप्शन आपने पहचानना है कि कौन उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं लिख देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx² प्लस p अपॉन ei इंटू y इज इक्वल टू 0। काश जिंदगी में भी सबके पास ऐसा ऑप्शन हो, कोई गलती हो जाए तो उसको अंडू कर सको। ठीक है भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बीम कहाँ है? कैसी है आपकी? सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, है ना। और बीम क्या है? एक्चुअल में एक कॉलम है जिसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया गया है, क्योंकि यहां पर एक्सियल लोड लग रहा है। तो बेसिकली एक कॉलम वाली सिचुएशन है, कॉलम वाली। और ये मिड पॉइंट पर है y। ठीक है भैया, अब हमें इसको आंसर करना है। ठीक है, इसको आंसर करना है। तो आंसर करने में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, यहां पर एंड कंडीशन लगानी है। और एंड कंडीशन भर भर कर दी हुई है। भर भर कर क्या दी हुई है एंड कंडीशन? पहली कंडीशन कि x इक्वल टू 0 पर y कितना मिलना चाहिए? 0। तो इस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करो। x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां से y 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। अच्छा, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा 1 अपॉन पी। ये भी 0 नहीं हो रहा, तो आंसर तो ये भी नहीं है। इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें तो साइन 0 0, तो ये सब कुछ 0, तो ये हो सकता है। इसमें 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0 पर cos 0 1, y बराबर a, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सिंपल सा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि यहां के लिए आप x इक्वल टू पुट करोगे l/2। अब सिमेट्रिकल, तो मिड पॉइंट पर क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? a होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो आप थर्ड इक्वेशन में
y बराबर लिखो a साइन n पाई, और इंटू x को क्या लिखोगे l/2, तो ये रहेगा n टाइम्स पाई बाई टू, n पाई बाई टू। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर, 1 2 3 एंड सॉन चलेगा। ठीक है, तो साइन पाई बाई टू कितना होता है 1 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई a आ गई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो उससे भी आपका क्या आएगा यही से आएगा। ठीक है, तो एंड कंडीशन लगानी है। आपके टैब में हो गया, इधर कॉपी पेन के साथ नहीं होता। हाँ मैं वही कह रहा था। बट अच्छा होता ऊपर वाला भी कुछ एक ऐसा थोड़ा टाइम में ऐसा कर देता कि हाँ ये गलती हो गई, इसको टाइम को रिवर्स कर दें। ठीक है, कौन था वो एवेंजर्स में, डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, तो कितना बढ़िया रहता, लोग फिर किसी से नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, कोई गलती हो गई अंडू कर दो। लोगों को जेल वेल भी नहीं जाना पड़ता। नहीं हो सकता। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह के 2 क्वेश्चन है, हम लोग इनको करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भी। देखिए क्या कह रहा है, स्टील स्टीरअप ऑफ लेंथ 200 mm इज फिक्स्ड एट ए एंड रेस्ट एट बी ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के बराबर 2 न्यूटन पर mm। तो ये आपको लेंथ दे रखी है 200 mm, ये लेंथ हमें दे रखी है 200 mm, और स्प्रिंग की स्टिफनेस के दे रखी है हमें 2 न्यूटन पर mm। द स्टील स्टीरअप इज 5 mm वाइड एंड 10 mm थिक। ये जो स्टीरअप है इसका हमें क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। क्रॉस सेक्शन कैसा दिया है कि 5 mm विड्थ है और 10 mm क्या है थिकनेस है, 10 mm क्या है थिकनेस है। ठीक है, अब वर्टिकल लोड P इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट B। तो ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है हमें 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट B as shown। Consider E is equals to 200 gigapascal। The force in Newton developed in the spring is, तो स्प्रिंग में डेवलप्ड फोर्स आपने बताना है, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे रखा है 200 गीगापास्कल, यानी कि 200 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल। ऐप की क्लास बालक अभी लैपटॉप पर नहीं देख पाओगे, अभी जो है फिलहाल एंड्रॉइड पर ही है, कुछ समय बाद उसको उसमें कन्वर्ट करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो अभी धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद। ठीक है, उसको फिर वेब पोर्टल के लिए बनवा लेंगे। ठीक है, अभी एंड्रॉइड पर चलेगा। और आप सभी यार सबके सब तो बड़ी स्क्रीन वाले फोन होते हैं, लैंडस्केप मोड में रखो और देखो आराम से। तो E इज इक्वल्स टू क्या है 200 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना चाहिए। ठीक है, करने का तरीका क्या था, 2 चीजें होती हैं स्ट्रक्चर में, एक तो विजुअलाइजेशन और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम, उसी से हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ये रॉड है और यहां पर जो है वो स्प्रिंग लगी हुई है। अब सोचिए यही जो रॉड है, ये रॉड अगर इस तरीके से रोटेट करेगी, मतलब डिफ्लेक्ट होगी नीचे की ओर, तो इसकी वजह से स्प्रिंग क्या होगी नीचे को दबेगी, और जब ये स्प्रिंग जो है जब ये दबेगी तो ये क्या करेगी, इस पर स्प्रिंग अपने कंप्रेशन को अपोज करती है, कंप्रेशन को क्या करती है अपोज करती है, तो बदले में ये क्या करेगी, इस पर ऊपर की ओर एक रिएक्शन लगाएगी R, और इस पर नीचे की लोड लग रहा है P, और वही R जो है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो R यहां पर हो जाएगा, ये K है। ठीक है, अब कहानी ये रहेगी कि जितना ये नीचे जाएगा, फ्री होता तो अपनी मर्जी से नीचे चला जाता, अब स्प्रिंग अपोज कर रही है, अब ये उतना ही नीचे जा सकता है जितना स्प्रिंग क्या होती है कंप्रेस हो सकती है, ये उतना ही नीचे जाएगा जितना स्प्रिंग क्या हो सकती है कंप्रेस कर सकती है। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा P माइनस R L³ अपॉन 3EI। क्यों, क्योंकि इस पर जो नेट लोड लग रहा है वो लग रहा है P माइनस R,
भाई P लोड नीचे, R लोड ऊपर, तो नेट लोड कितना लगेगा P माइनस R, और कहाँ नीचे की ओर। यहाँ पे ये भी कह सकते थे P की वजह से नीचे PL क्यूब अपॉन 3EI, R की वजह से ऊपर RL क्यूब अपॉन 3EI, माइनस कर दिया तो ये बचेगा। और स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, R बाई के होगा, बिकॉज R इज इक्वल्स टू क्या होगा KX, R इज इक्वल्स टू क्या होगा KX। तो इक्वेशन बेसिकली ये है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के बराबर होगा। ठीक है भैया। अब यहाँ पर P आपको मालूम है, L आपको मालूम है, E आपको मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लोगे BD क्यूब अपॉन 12 से, K आपको दिया हुआ है, R की वैल्यू आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो मैं फटाफट आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है भाई, तो लोड आपको कितना दिया हुआ है 50, तो ये हो गया 50 माइनस R। लेंथ कितनी दी है 200 mm, तो 200 की पावर 3 अपॉन ये 3। E कितना दे रखा है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया BD क्यू बाई 12, और ये क्या हो गया R अपॉन के, यानी कि K दे रखा है 2 न्यूटन पर mm। सारी वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, R की वैल्यू आ जाएगी 3, R की वैल्यू रहेगी 3। किसी को कोई समस्या? तो समस्या इस सवाल में तो नहीं होगी, लेकिन इसका बड़ा भाई आ गया अब। ठीक है, अब इससे निपटो, छोटे भाई को तो संभाल लिया, अभी आ गया बड़ा भाई। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें क्या कर दिया कि पुरानी वाली सवाल में यहां पर ये रिजिड सपोर्ट थी, ये क्या थी रिजिड थी। इस बार कह रहा है कि रिजिड नहीं है, ये भी नीचे एक दूसरी बीम पर टिकी हुई है। कहां पर टिकी हुई है, दूसरी बीम पर टिकी हुई है। अब बताइए कि पहले सवाल पढ़ लो, है ना, सवाल पढ़ लो। कह रहा है 2 बीम्स आर कनेक्टेड बाय अ लीनियर स्प्रिंग एज शोन इन दी फॉलोइंग। लीनियर स्प्रिंग का मतलब F बराबर KX, फोर्स इज डिपेंडिंग लीनियरली ऑन डिस्प्लेसमेंट। फॉर अ लोड P एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ द अप्लाइड लोड P कैरिड बाय द स्प्रिंग इज, मतलब P का कितना परसेंट लोड स्प्रिंग के अंदर जा रहा है। तो अगर स्प्रिंग के अंदर लोड R मान लें तो बेसिकली R अपॉन P आपसे पूछा है, क्या पूछा है, R अपॉन P पूछा है कि P का कितना परसेंट जो है वो इसमें जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपको सिचुएशन जो है वो दी हुई है। स्प्रिंग की स्टिफनेस आपको दी हुई है 3EI अपॉन 2L क्यूब। ठीक है, ये भी EI है, ये भी EI है, यहां पर लोड P लगा है। अब देखिए क्या होगा, तो थोड़ा सा ट्राई करना चाहेंगे इस सवाल को। तो इस क्वेश्चन में होगा क्या बच्चे, इस क्वेश्चन में होगा क्या कि इस लोड की वजह से ये आपका इस तरीके से क्या होगा, डिफॉर्म होगी। ये आपकी इस तरीके से क्या होगी, डिफॉर्म होगी। इस डिफॉर्मेशन की वजह से ये स्प्रिंग क्या होती, कंप्रेस हो जाती। अब जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होती तो ये क्या करेगी, जब कंप्रेशन होता है तो स्प्रिंग तो क्या करती है, दोनों साइड में फोर्स लगाती है। तो ये क्या करेगी, इस वाली बीम को ऊपर की ओर पुश करेगी, और बदले में से यहां से सपोर्ट मिल रहा है तो इस पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगी। उस फोर्स की वजह से ये वाली बीम भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट। अब कितनी डिफ्लेक्ट होगी वो अलग बात है, बट कुछ कुछ डिफ्लेक्शन जो है वो इसमें आ जाएगा। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से स्प्रिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। स्प्रिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, और जब स्प्रिंग रिलैक्स हो जाएगी तो इसके अंदर अब जो फोर्स डेवलप होगा वो पहले वाले से क्या होगा, कम होगा। पहले वाले से क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, तो देखिए सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही इक्वेशन बनेगी। हम लोग दोबारा से लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स, हम लोग डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। लेकिन अब इस स्प्रिंग का जो डिफॉर्मेशन होगा उसके लिए पहले इसे यहां पर क्या मान लेंगे, फिक्स मान लेंगे। अगर ये फिक्स होती तो ऊपर वाले का जो डिफ्लेक्शन होता वो होता P माइनस आर इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये अपने आप में क्या कर रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है, अपने आप में क्या कर रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है। और जब हमें किसी के रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो क्या होगा, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब प्योर मोशन, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा R L क्यूब अपॉन 3EI।
वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आप यहां पर फिर देखो, ये पहले ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये ऊपर वाली बीम का फ्री बॉडी डायग्राम है कि यहां पर लोड P लगा और ये रिएक्शन R लगी, और ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इस पर भी R और R लग रहा है, और ये वाला R लोड जो है वो इस वाले पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब अगर ये रिजिड होती तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता, P माइनस R L3/3I। बट ये क्या है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, इसको फिक्स करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, P माइनस आर L3/3EI, इसमें से क्या करेंगे, इतना वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, और ये किसके बराबर होगा, स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के बराबर। क्या करेंगे, स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के बराबर। ठीक है, और यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे R की वैल्यू आ जाएगी P/4। इस बार हमको E और I कैलकुलेट नहीं करना, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग की स्टिफनेस ऑलरेडी दे रखी है 3EI/2L3, ये कैंसिल। तो यहां पर फंडा केवल ये था कि इस बार जो नीचे वाली बीम है वो डिफ्लेक्ट होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में जब निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब दोनों का मूवमेंट एक साइड में होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब अपोजिट में होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन किया था कि ये दो लाइन पहले ऐसे थी, अब इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अपोजिट साइड में है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन सपोज करो, सॉरी प्लस कर दिया, लेकिन सपोज करो ये वाला एक्स अमाउंट से बाहर जा रहा है और ये वाला वाई अमाउंट से अंदर आ जाता, तो अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ कमेंट शो हो रहा है, कमेंट शो हो रहा है। ठीक है भाई, तो बताइए यहां तक कोई समस्या किसी को, माइनस क्यों किया, माइनस क्यों किया। अच्छा, अब जिनको डाउट हो कि सर माइनस नहीं करना चाहिए प्लस करना चाहिए, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तीन सिचुएशन दे रहा हूं। तीन सिचुएशन ये है कि पहली कंडीशन आपके पास ये है, जब ये आपके पास फिक्स है और यहां पर लोड हमने क्या लगाया, P लगाया, और इसकी स्टिफनेस K बराबर दे रखा है 2L3/3EI। सही है। दूसरी सिचुएशन में ये दे रहा हूं, अब आप पहले इस वाले केस में, आप इस वाले केस में पहले निकालना R की वैल्यू, इस वाले केस में R की वैल्यू निकालना, और फिर मुझे ये बताना कि पहले वाले केस में R की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए या दूसरे वाले केस में R की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। पहले वाले केस में R की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए या दूसरे वाले केस में R की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। MPPSC में वैकेंसीज बढ़ेंगी जितना मुझे पता है, ठीक है, उस पर वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्योंकि अभी शायद केवल एक ही निगम की वैकेंसी वहां पर ऐड हुई है, बाकी और वैकेंसी जो है अभी डिपार्टमेंट ने वैकेंसी भेजी नहीं है। जैसे यूपी में होता है कि पता चला PWD ने वैकेंसी भेज दी थी और उन्हें फॉर्म निकाल दिया, लेकिन अभी इरिगेशन और बाकी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आनी बाकी थी। ठीक है, इस तरह से। तो भैया ये उतना बता दो, ये फर्स्ट वाले केस में रिएक्शन ज्यादा आएगी स्प्रिंग के अंदर या सेकेंड वाले केस में, तो आप कहेंगे फर्स्ट में वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर स्प्रिंग में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि इसको रिजिड मानते हुए स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, बट ये अपना कुछ लोड इस नीचे वाली बीम को ट्रांसफर करेगी, जिससे ये डिफ्लेक्ट होगी, तो स्प्रिंग थोड़ी सी ओपन अप हो जाएगी, खुल जाएगी, तो जिससे कंप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरेगी ना यार, फॉर्म तो भरो ही, फॉर्म तो भरो ही। ठीक है, फॉर्म तो भरो ही। ठीक है, फॉर्म भरिए। देखो यार, अगर फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज्यादा है तो मत भरिए, और अगर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो फॉर्म तो फिल कीजिए एटलीस्ट। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, कल हम लोग क्या करेंगे, अब आपके ये स्टैटिक काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ठीक है, फिर बाकी मैं थोड़ी बहुत थ्योरी तो बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा आप भी पढ़ कर आइएगा। ठीक है, पढ़ कर आइएगा।
बहुत महंगा है फॉर्म, कितने का। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने कल वाला नहीं देखा। कुछ स्टूडेंट्स का अभी तक मैसेज आ रहा था, सर हम कोर्स कैसे परचेज करें। तो मैंने बताया था आपको कल की एसएससी जेई 2020, यानी कि जो एग्जाम आपका मार्च 2021 में होना है, इसके लिए हमने अभी फिलहाल ओनली फॉर टेक्निकल, बाद में इसमें रीजनिंग नॉन टेक हो जाए वो एक अलग बात है। फिलहाल ओनली फॉर टेक्निकल एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी फी है मात्र 1000 रुपीज, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये बैच आपका ना केवल एसएससी जेई बल्कि राजस्थान जेई, जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो भी इसके आसपास में ही होगा, तो राजस्थान जेई के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका एमपीपीएससी का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, इसके लिए हेल्पफुल रहेगा। यूपी में भी फ्यूचर में वैकेंसीज आने वाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी का ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है। तो आप अब इतने समझदार हो कि आप जानते यार कि सिविल का सिलेबस ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहता है, तो ये बैच आपको वहां भी क्या करेगा, काम आएगा। अब अगर आप इसको परचेज करने के इच्छुक हो तो अभी क्या है, ऐप बनने के लिए मैंने दे दिया है, 8-10 दिन का समय लगेगा। तब तक आपने क्या करना है, ये 1000 रुपीज का आप गूगल पे, फोन पे या नेट बैंकिंग से इस नंबर पर, कौन से नंबर पर, 7409970758, इस नंबर पर पेमेंट करेंगे। ये नंबर किसके लिए है, पेमेंट के लिए। तो 7409970758 पर पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट जो भेजेंगे वो इस नंबर पर भेजेंगे, ठीक है। कौन से नंबर पर भेजेंगे बता देंगे। 8273560350, 8273560350, ठीक है। स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिखकर इस नंबर पर भेज देंगे, तो मैं आपको एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, मैं उसमें, ठीक है, मैं उसमें आपको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। प्रिंस जी गूगल पे फोन पे कर दो यार, ठीक है। तो सोचिए 1200 रुपए का आपका फॉर्म है, ठीक है, तो आपके फॉर्म की फीस से भी सस्ता आपको एक कोर्स मिल रहा है टेक्निकल, ठीक है, जो कल से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी टाइमिंग रहेगी रात में 9 से 11, 2-4 दिन में, एक आध हफ्ते में इसकी टाइमिंग बढ़ेगी, क्योंकि सिलेबस भी टाइम से कवर करवाना रहेगा, ठीक है। तो जिसको कोई शंका था उनका समाधान कर दिया गया है, आप इस तरीके से कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी जब ऐप आ जाएगा तो बाकी सब चीजें फिर उसमें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी, वहीं पर पेमेंट कीजिए, वहीं से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड सब मिल जाएगा। तब तक जो है वो 10-12 दिन की बात है, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो कल से बैच स्टार्ट है और सॉइल मैकेनिक्स हम पहले उसमें स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स इसलिए स्टार्ट करेंगे कि अभी हमने सॉइल मैकेनिक्स अच्छा खासा पढ़ा है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा और एक जल्दी से एक रिवीजन मिल जाता है, तो चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती हैं, ठीक है। और सॉइल आपका इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। क्लास कल से ही स्टार्ट हो रहा है ज्योतिका जी, ठीक है, टाइमिंग आपको बता दी, ठीक है। नॉन टेक भी करवाएंगे बेटा, समय लगेगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो फ्री भी पढ़ा दूंगा, बट रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए अच्छे टीचर लाने हैं, तो उसके लिए फंड होने चाहिए, कोई और तो फ्री में पढ़ाएगा नहीं आके, आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा जरा ये अगर 100-200 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, कुछ अमाउंट आएगा, तो मैं और टीचर्स हायर करूंगा, ताकि उनको रीजनिंग और जीएस वगैरह पढ़ाने के लिए मैं रख लूँ, ठीक है, रख लूँ। संजीव यादव, अच्छा मेरा नाम ही नहीं पता बेटा, मेरा नाम है पूरा जितेंद्र कुमार सैनी, मेरा पूरा नाम है जितेंद्र कुमार सैनी, ठीक है। हाँ, तो जीएस रीजनिंग का भी करते हैं जल्दी ही, चिंता मत कीजिए, ठीक है। और फिलहाल मैं कहूंगा ये कोर्स सभी को परचेज करना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोर्स परचेज करने से ये होगा कि अगर एक बार ये हिट हो गया, अगर ये एक बार हिट हो गया, तो आपको फ्यूचर में, आपको या और स्टूडेंट्स को भी, कम से कम सिविल के लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कोर्सेज जो लाखों में बिक रहे हैं, ठीक है, उतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम अमाउंट में आपको जो है, बहुत कम अमाउंट में आपको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलती रहेगी।
अच्छा ऐप का नाम बता दिए, मुझे लगा मेरा नाम पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐप का नाम हमारा एजू फॉर टेक ही रहेगा, बट अभी डाउनलोड, अभी ऐप डाउनलोड के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, बनेगा, अभी बन रहा है एजू फॉर टेक। वो APP लग रहा है, मुझे लगा आप लिख रहे हो AAP आप। बहुत से बच्चे ना पूरा नाम नहीं पता, तो वो क्या ना पेमेंट के लिए अगर वहां पे आएगा तो पूरा नाम पढ़ना है इसलिए। ठीक है चलिए फिर। हाँ जी, गेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, मैंने आपको बता दिया। उस कोर्स में हम 1 नंबर वाले गेट के सारे क्वेश्चंस क्लास में करेंगे और SSC JEE के प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि SSC JEE में न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ रहा है और UPPSC AE में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आए थे, आपने देखा था। ठीक है, बाकी जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं या वो पूरा आपका जो CTQ चलेगा, इसमें तो आपका चलेगा। और देखो 1000 रुपीज में आपकी गेट की भी तैयारी हो जाएगी। कैसे? मैं वहां पर भी क्वेश्चंस कराऊंगा, गेट के और थ्योरी पढ़ाऊंगा, और आपका ये जो गेट का ये वाला जो बैच है ये कंटिन्यू रहेगा CTQ। तो आपका कंप्लीट गेट के क्वेश्चंस यहाँ हो जाएंगे। तो थ्योरी वहां पढ़ो, हल्के फुल्के क्वेश्चन वहां करो और CTQ ये कर लो। तो मात्र 1000 रुपीज में आपकी गेट प्लस ESE लेवल की तैयारी हो जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आप देख ही रहो, यहाँ पर हम हर तरीके का क्वेश्चन कर ही रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स मैंने कंप्लीट ऑलरेडी आपको फाउंडेशन को छोड़ के सारे उसके गेट के क्वेश्चंस करवाई दिए यहाँ पर। ठीक है, सोम के भी काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, अब स्ट्रक्चर का नंबर आ गया और स्पीड आपने देखी ली। ठीक है, 4-5 क्लासेस में हमने सोम के इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन में हर तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग लगभग कवर करेंगे। तो बहुत कम टाइम में आपका जो क्वालिटी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। ठीक है ना, बिल्टोरिया जी, RSSM भी JB बेटा वो गवर्नमेंट के मूड पर डिपेंड करता है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी, ट्रांसपोर्टेशन की हालत खराब थी, बहुत से बच्चे नहीं दे पाए एग्जाम। बाकी सबका अपना अपना परसेप्शन है, कुछ कहेंगे दीजिए, कुछ कहेंगे नहीं दीजिए। ठीक है, हाँ प्रकाश रंजन साहू 7409970758, बिल्कुल यही बात है बेटा। ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मुरादाबाद आगे क्या करोगे, ऑफलाइन स्टार्ट होता तो बुला भी लेते। ठीक है, अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो नहीं रहा। नीलेश यादव जी नंबर दे तो रखे हैं, ये 2 नंबर रहे, ये 2 नंबर है। ठीक है, बट कॉल करने से पहले एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर बात करनी है, क्योंकि कई बार होता है कि किसी भी टाइम पर कॉल आ जाता है बच्चों का। ठीक है, हाँ क्लासेस कल से होंगी। शिवम अभी भी छत्र छाया में हो, आने के होते हो तो वर्चुअल दुनिया है, उसके मजे लो। ठीक है, ठीक है, क्लासेस कैसे होंगी, कहाँ होंगी, कल आपको मालूम चल जाएगा। जो भी बच्चे पेमेंट कर देंगे कल तक, उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्लासेस कल से होंगी, तो आपको क्लास का लिंक मिला, एक लिंक मिला करेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए, थैंक यू फिर अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे 10 बजे आपका किसके लिए, एनवायरमेंट के कन्वेंशनल के लिए। ठीक है बच्चे।